जो आए हैं उनका वेलकम, जो नहीं आए हैं उनका भी वेलकम, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपन को ऑनलाइन देख रहे हैं यहाँ पर। और अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी जर्नी कहाँ है। जैसे अक्षत है, अक्षत हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ऑलमोस्ट शुरुआत से जुड़ा हुआ है। तो ये अपना 5वां साल स्टार्ट होने वाला है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 5th ईयर। 4 साल से यहाँ पर है। तुम लोगों ने शायद सुना हो नाम या नहीं सुना हो, बट वी आर वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हम लोगों ने फेस करी शुरुआत से लेकर अभी तक हम बता दें। तो पहले जैसा कि लोग जानते हैं कुछ लोग कि एक 1 BHK फ्लैट से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी एक 1-on-1 कोचिंग चलती थी पहले, और उसके बाद फिर जैसे जैसे लोग बढ़ते गए वैसे वैसे वो 1st फ्लोर से 2nd फ्लोर भी आ गया था, मतलब ग्राउंड फ्लोर भी आ गया था, तो 2 फ्लोर हो गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ पर जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने लग गई, ठीक है, मतलब ऐसा होने लग गया था कि सफोकेशन हो रहा है रूम में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हटाओ यार, अपन तो अपना करते हैं, और यहाँ पर अपन लोगों ने ये प्रीमाइसेस इस साल यहाँ पे ओपन की। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो लॉकडाउन लगा था वो हमारे लिए थोड़ा सही रहा, क्योंकि वैसे तो ये प्रीमाइसेस पिछले साल ही स्टार्ट हो जाते, ठीक है, लेकिन वो कोविड की वजह से क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाया, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस चली, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, मतलब हम लोगों ने भी और जो पढ़ रहे हैं उन लोगों ने भी, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या स्ट्रगल है, या स्ट्रगल था क्या, मुझे लगता नहीं स्ट्रगल था, क्योंकि उनके तो मज़े हो गए थे। चलो ठीक है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर था वो जो पिछला साल गया है, पिछला सेशन गया है, क्योंकि वो एक सेशन ऐसा था जिसने या तो मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि जैसे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों में शायद या तो जो थी वो भी हट गई है, ठीक है, या हो सकता है ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में उस साल ने कुछ ना कुछ तो रोल प्ले किया है, चाहे वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखें चाहे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन किया तो है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नेगेटिव ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो जैसा भी है हमको चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, हमें वो देखते हुए चलना है। और यही जर्नी का एक पार्ट है कि जो भी चीज़ हुई है उसको अपन सुधारें। हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, हम भी सुधारेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है एक्सेप्ट करना चीज़ को कि हाँ भाई नहीं हो पाया, हमारा पिछला साल गया, लेकिन एक साल अभी अगले पूरी बहुत बड़ी लाइफ बची हुई है ना। तो इस उससे अपन आते हैं। अब यहाँ पे क्या विज़न क्या है, क्या सोच के हम लोग यहाँ आए, यहीं पे क्यों आए, जिस पोटेंशियल के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या हम लोग जो पोटेंशियल रख रहे हैं, हमारी टीम जो पोटेंशियल रख रही है, वो MP नगर में जो भी, या कोटा, इनफैक्ट कोटा में जो टीचर्स हैं वहाँ पे जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है या वहाँ पे जो क्वालिटी मिल रही है बच्चों को, एग्जैक्टली वही चीज़ जो MP नगर या कोटा में कहें वो चीज़ तुम्हें दानिश नगर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा विज़न ही ये है, हमारा विज़न ये है कि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, जब हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे, तो हमारे लिए काफ़ी दूर जाना होता था। तो हमें ऐसा लगता था यार इतनी दूर जा रहे हैं, एक एक डेढ़ घंटा बस में बैठकर, वैन में बैठकर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपना कुछ पार्ट जो है, जो मेन पार्ट है स्टूडेंट लाइफ का जो होना चाहिए कि भाई सेल्फ स्टडी का मौका मिले, कुछ तो ग्रैब करने को मिले, वो चीज़ हो नहीं रही थी। तो अपन ने सोचा कि भाई यहाँ पे अपन उन बच्चों को जो चीज़ वहाँ, जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इतनी महंगी कोचिंग्स को, तो वो चीज़ सेम क्वालिटी, सेम चीज़ यहाँ पे तुम्हें हर उसी क्वालिटी में मिल रही है, ठीक है। तो इसी विज़न के साथ हम लोगों ने यहाँ पर इस जगह को अपना वो बनाया है, टारगेट किया है इस जगह को, और कोशिश करेंगे कि आगे जाके मंडीदीप और ये जितने भी बच्चे लोग हैं जो वहाँ से आते हैं, जो मंडीदीप या ओबेदुल्लागंज अब बहुत दूर दूर से आते हैं, वो लोग को ट्रैवल करना पड़ता था, तो उनके लिए एक वो मिल जाएगा कि यहाँ पे वो बच्चे आएँ और यहाँ पे अपना जो भी चीज़ वहाँ मिल रही है वो यहाँ पे ग्रैब करें इन दैट बेटर वे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं अपने फ़ीचर्स की बात करूँ, अपने फ़ीचर्स में मैं देखता हूँ कि सबसे पहला मेन फीचर है लिमिटेड बैच साइज़। यहाँ पे बैच साइज़ चाहते हुए ना चाहते हुए भी यहाँ पे लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पर उसका फ़ायदा ये होता है
कि बच्चों का जो अटेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस भी जब चल रही थी तो एक एक बच्चे को अगर जिन्होंने अटेंड किए उनको पता है कि पकड़ पकड़ के बोला जाता था भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये फ़ायदा है लिमिटेड बैच साइज का। अगर वहीं मेरे पास 50-60 बच्चे होते हैं ऑनलाइन में एंड दैट टू यहाँ पर भी, तो वो शायद इंडिविजुअल अटेंशन में शायद उस पर ध्यान नहीं दे पाता, तुम पर दे देता लेकिन दूसरों पर नहीं दे पाता, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अटेंशन बच्चों का भी बढ़ा है, ठीक है, और हमारा भी तुम लोगों के लिए बढ़ गया है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी डिस्कस्ड, हर एक का बच्चे का ये डिस्कस कर सकते हैं कि भाई तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रही है, हर चीज़ अपन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर लिमिटेड बैच साइज नहीं होता, 50-60 लोग होते तो फिर शायद हर एक के पास जाना या वो क्या सोच रहा है ये डिस्कस करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। और ये मेक श्योर करता है लाइक माइंडेड एनवायरनमेंट। लाइक माइंडेड मतलब कि जैसा ये सोच रहा है वैसे ही कुछ दूसरे लोग भी सोच रहे हैं इधर उधर थोड़ा बहुत, ठीक है। लाइक माइंडेड मतलब कि एक जैसा सोचने वाले लोग, ठीक है, एक जैसी थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग, तो उनका एक एनवायरनमेंट जब क्रिएट होता है तो अपने आप ग्रोथ होती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं अपन, कि भाई ये इससे डिस्कस करेगा, वो इससे डिस्कस करेगा, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा नहीं सोचा, ठीक है, मैंने इस तरीके से सोचा, तो ये सब पीयर लर्निंग होती है। आपस में जो लोग घुल मिल के बैठेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होता है कि नहीं। तो ये तभी हो पाता है जब बैच साइज थोड़ा लिमिटेड हो। अगर 60 लोग हैं तो कहाँ आपस में बैठ कर बातें कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। और ये कैसे इंश्योर करेंगे, मान लो हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो गए, ठीक है, बच्चे ज़्यादा हो गए तो एडमिशन टेस्ट यहाँ पे है कॉन्टिन्यूम का, कि वो एक फ़िल्टर लगाएगा कि यहाँ पर अब भाई अब हो गया है, बैच भर गया है, जितना भी है उसको लिमिट करना है, तो एडमिशन टेस्ट वहाँ पे रोल प्ले करेगा। जिसने एडमिशन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया दे विल बी इन। और अगर वहाँ पे जो बच्चा चाहता ही है कि यहीं पे आना है, इवन दो ही और शी माइट बी वीक, तो वो उसके लिए एक सेपरेट बैच क्रिएट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो लेकिन बैच साइज लिमिटेड रखना है। खासकर जो 12th का हमारा जो टारगेट बैच साइज है वो 20 का है, मैक्स टू मैक्स 20, तो उस 20 से ज़्यादा होगा नहीं। अगर 20 एक्सीड करेगा तो वहाँ पर हम लोग उसको या तो नेक्स्ट बैच बना देंगे या तो फिल्टर आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने करी है। इनफैक्ट हम लोग खासकर 12th क्लास में क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए भी एक वो रखते हैं। हमारे पास लास्ट टू लास्ट ईयर करीब 11th क्लास में जो एंट्री हुई थी, जो एडमिशन हुए थे, वो करीब 10-15 एडमिशन हुए थे, जो ओवर द ईयर जब जैसी जो परफॉर्मेंस या उनका बिहेवियर या जो भी उनका वो था, क्या बोलते हैं, हमारे लिए जो कितने सीरियस थे वो अपने टारगेट के लिए, वो सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए हमने फ़िल्टर आउट करके सिर्फ 5 रखे थे, ठीक है। तो वो 10-15 बच्चों से सिर्फ 5 बच्चे रह गए थे, और वो भी फिर बाद में एक को और नहीं जमा तो एक को और हटा दिया, 4 बच्चे, ठीक है। तो 4 बच्चे पढ़ाएंगे लेकिन जोर से पढ़ाएंगे, मतलब क्योंकि सामने वाला जो बच्चा है उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इनफैक्ट तुम लोगों के आने से पहले भी मैंने, जो लोग बच्चे पहले आते थे 11th में, उन लोगों को मैंने उस टेस्ट के बारे में बताया था कि वो टेस्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये है। फिर आते हैं डिजिटल क्लासरूम पे। डिजिटल क्लासरूम यहाँ पर यानी कि यही ऐसा कुछ जो तुम देख रहे हो, ये डिजिटल क्लासरूम का एक एग्जाम्पल है। कि वैसे तो हमारे जितने भी लास्ट ईयर जो कोविड में जितने लेक्चर्स थे वो सारे परफेक्टली रिकॉर्ड हो गए हैं। लगभग 900 आवर्स ऑफ लेक्चर्स हैं, अगर 11th-12th को मिला दें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 900 आवर्स, ठीक है। तो इतने सारे लेक्चर्स जो हैं पूरे रिकॉर्ड हुए हैं थ्रू आउट, एक एक चीज़, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी गई है। इनफैक्ट डिलीटेड पोर्शन भी था लास्ट ईयर को, लेकिन वो भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन के साथ हमने जो लेक्चर्स बने गए हैं विद प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम, कि भाई बच्चे को टाइम मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरे लेक्चर्स जो हैं अब क्योंकि परफेक्टली बन गए हैं तो ये डिजिटली यहाँ पर चलेंगे। अब उसका फ़ायदा ये है कि हम लोगों की जो टीचिंग की जो एनर्जीज थी वो अब थोड़ी सी कम हो जाएंगी, यानी कि टीचिंग यहाँ पर डिजिटली होगी, और जो हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन तुम्हारे लिए है वो तुम्हें इंडिविजुअली वहाँ पे आके मेंटरशिप जो कहेंगे, ठीक है, जो पर्सनल मेंटरशिप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम पकड़ पकड़ के तुम्हें कहेंगे कि भाई तुम्हारे नोट्स नहीं बने, तुम्हारे असाइनमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारी आज की छुट्टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी, और ये सारी डिटेल तुम्हारे पेरेंट्स को तक इन्फॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो हर एक ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी है जब मैं यहाँ से एज अ टीचर
थोड़ा सा अपना रोल हटाऊं और तुम्हारी तरफ ज़्यादा बढ़ूं। तो ये ऑब्जेक्टिव है और ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर वहाँ पे डिजिटली हम लोग करें। तो वहाँ पे हम लोगों का टीवी लोडेड है, ठीक है, वहाँ पे 55 इंच का टीवी है और यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर है। तो यहाँ पर इन एनी केस हमारे लेक्चर्स यहाँ पे चलने हैं और तुम्हारे लिए जो भी कोई डाउट आया वहाँ पे रोका, समझाया, आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से जो पिछले साल आते थे उन लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर ये क्लासरूम डिजिटल हो जाए, ठीक है। ये है। फिर आता है डिटेल कवरेज ऑफ सिलेबस। अब कवरेज डिटेल में क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ तो तुम्हें आगे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए हर एक टॉपिक में। अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होगा बच्चा तो वो मतलब दिमाग नहीं लगा पाएगा जहाँ पे लगना है। हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछ लिया, तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और मतलब बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है और वो थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया, तो वो चीज़ जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो तभी समझ में आएगी अगर कंसेप्चुअली बंदा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होगी अगर कवरेज सिलेबस जो हो रहा है वो भी कहीं ऐसा तो नहीं कि सरफेशियली पढ़ा दिया गया हो। सरफेशियली इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं है कि भाई धड़ल्ले से बहुत तेज फटाफट पढ़ा दिया। तो वो चीज़ें एक डिसेंट पेस मांगती हैं, एक कवरेज, मतलब हर चीज़, हर छोटी चीज़ को कवर करना ज़रूरी हो जाता है ताकि जब भी तुम लोग के सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम उसको सही तरीके से सोच पाओ, तुम अप्रोच सही तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो और जहाँ तक ये बात है कि क्यूरियस भी बनाता है बच्चे कि अब मान लो अगर मैंने सरफेशियली पढ़ा दिया तो अब हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो लेकिन वो उड़ गई तो अपन ने सोचने को मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर कवरेज अगर ढंग से हो रहा है, इस तरीके से धीरे धीरे हो रही है चीज़ें, तो हो सकता है कि तुम्हें उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो और तुम कुछ निकल करके तुम्हारे अंदर आए क्वेश्चंस आएंगे कि भाई ये चीज़ जो है यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं तुम्हें क्यूरियस बनाते हैं, ठीक है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। सीधी सी बात है, हो सकता है तुम कुछ गलत सोच रहे हो लेकिन असल में तो कुछ और ही है ना। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, एक दूसरा नज़रिया मिलता है देखने का आसपास, ठीक है। अब मतलब मेरे ख्याल से 11th क्लास से पहले तुम प्रोजेक्टाइल मोशन को शायद फील नहीं करते थे, है ना, कि ये ऐसी बॉल, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इतने एंगल पे भेजेंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक परसेप्शन मिल रहा है तुमको कि हाँ, तुम फिर शायद ट्राई करने लग जाओ कि मैं 45 डिग्री पे भेज के देखता हूँ, जरा जा रहा है यार, मैक्सिमम जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है परसेप्शन मिलता है तुम्हें दूसरी चीज़ें देखने का। फिर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए भाई तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे जैसे तुम लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे आगे जाके, अगर तुम लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो भी, चाहे नहीं कर रहे हो तो भी, तुम्हें आगे जाके कभी ना कभी तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस करना ही है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। चाहे तुम यूपीएससी तैयारी करो, चाहे तुम किसी की भी तैयारी करो, तुम्हें कंपटीशन को फेस करना है। और कंपटीशन तभी सही तरीके से फेस करेंगे जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि आप सही तरीके से सोच पा रहे हो कि नहीं, अप्रोच आपकी सही है कि नहीं। अगर अप्रोच नहीं रहेगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। चाहे तुम आगे जाके यूपीएससी की भी तैयारी करोगे, उसमें भी तुम्हें कंसेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए डिटेल कवरेज और सिलेबस होना ज़रूरी है। उसके बाद ये हो गया था, हाँ, रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट। अब रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट तो सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ आने की ज़रूरत है कि यहाँ पर चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही उसका टेस्ट होगा, ठीक है। ये हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ था। और उससे होता ये है, अगर सीरियसली लें उस टेस्ट को, सबसे बड़ी बात तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको टेस्ट को सीरियसली लें। ये नहीं कि चलो दे देते हैं उठा के, अभी तो हुआ है सब देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा प्रिपेयर करके देंगे तो ही उसका फ़ायदा होगा, ताकि वो रिवाइज हो पाए। अगर रिवाइज नहीं हो पाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस आया तो सीधी सी बात है, तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और अगर नहीं आया तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी थी। ये सारी चीज़ें इसमें कंडीशन अप्लाई है कि तुमने कितना सीरियसली लिया है उसको टेस्ट, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे नहीं बने, वो चीज़ मुझे समझ में आएगी। चाहे ये चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे स्कूल बोर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए होगा और कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए होगा, ठीक है। चाहे वो नीट का हो तो नीट के लिए अलग होगा, जेई मीन्स के लिए तो जेई मीन्स के लिए अलग, और स्कूल बोर्ड्स के लिए अलग। स्कूल बोर्ड्स के लिए रिटन टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और
फिर लास्ट में जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब सारा सिलेबस निपट जाएगा, तो एक रिलेवेंट और ऑथेंटिक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज होगी। ऑथेंटिक और रिलेवेंट का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि भाई डिफ़िकल्टी लेवल कुछ अलग ही जा रहा है, जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे भी ज़्यादा टफ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो चाहे कंपटीशन की बात करूँ तो मेंस एक बहुत इजी लेवल ऑफ जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट का ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है, लेकिन कौन सी चीज़ उसको टफ बनाती है, वो चीज़ उसका कंपटीशन उसको टफ बनाता है कि भाई इतना, और उसको इतना सारा 2 साल की चीज़ें को रिवाइज करना वो उसको टफ बनाता है। तो रहता वो लेवल जो रहता है वो सिंपल ही रहता है। तो उस लेवल पे अपन को टेस्ट सीरीज हो रही है कि नहीं, अगर वो सीरीज उस लेवल का अपन को क्या बोलते हैं प्रैक्टिस हो जाए, तो मेरे ख्याल से तुम उन क्वेश्चंस को जब तुम जाओगे या जब फेस करोगे, चाहे वो बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में बात क्यों ना हो, कि बोर्ड्स में भी हो सकता है कि बहुत सारे तुम CBSE के सैम्पल पेपर उठा लो और तुम्हें इररिलेवेंट ही हाई क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस दे देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। अननेसेसरी हाई है, ठीक है। क्यों हाई है? क्योंकि ताकि हम अरे डिस्कस करते हैं बच्चे लोग आपस में कि तूने ये क्वेश्चन करके बता, ये क्वेश्चन करके, क्यों करना वो क्वेश्चंस जब रिलेवेंट ही नहीं है। वो नहीं यार, वो उसमें ऑनलाइन में दिए वो जो टेस्ट है उसमें आया हुआ है, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता होगा, क्योंकि तुम तो वो चीज़ पहली बार देख रहे हो। क्या हमें थोड़ी ना पता कि कौन सी चीज़ टफ है कौन सी है, तो यहाँ पे हम काहे के लिए बैठे हैं, ठीक है। हम इसलिए तो वहाँ पे ऑथेंटिक और रेलेवेंट का इसका यही मतलब है कि भाई जो भी चीज़ हो, लेवल जो है वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, बिल्कुल हाई लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक शेड्यूल्ड वे मिलता है, एक शेड्यूल्ड तरीका मिलता है कि भाई तुम्हें पूरा डिसाइडेड रहेगा कि तुम्हें इस दिन पे ये करना है, अगले दिन पे ये करना है, उसके बाद ये, तो ये पूरा शेड्यूल्ड वे रहता है कि कैसे तुम्हें फाइनल एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब समझते हो? बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कि अगर मेरा पेपर 9 to 12 होने वाला है, तो 9 to 12 में ही तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही हो। जब भी तुम सैम्पल पेपर टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारे 9 to 12 में ही हो रहा है कि नहीं। अगर तुमने उसी में 9 to 12 में तुमने प्रैक्टिस करने की आदत डाली है, टेस्ट देने की आदत डाली है, पढ़ने की आदत डाली है, तो जब तुम फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बायोलॉजिकली तुम लोग, अब तुम्हारा दिमाग जो है उस हिसाब से सेट हो गया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब 10 साढ़े 10 बजे सो के उठ रहे हैं, तो अब 9 बजे अगर किसी का एग्ज़ाम देने जाना है किसी को 9 बजे, तो सीधी सी बात है वो बायोलॉजिकली इतना फिट नहीं है उस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस टाइम इंटरवल में एडजस्ट करने। जैसे बोर्ड एग्जाम्स की बात करूँ तो 10:30 से 1:30 का टाइम होता है, तुम लोगों ने दिए हैं, 10:30 से 1:30 का टाइम होता है। तो 10:30 से 1:30 बजे क्या तुम लोगों को भूख लगती है बीच में? बिल्कुल लगती है, क्योंकि आपने बायोलॉजिकली अपन को पता है कि हमको उसी टाइम भूख लगनी है, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ वहाँ पर एग्ज़ाम देते टाइम तुम्हें भूख ना लगे, ठीक है। तुम्हें ऐसा ना हो कि वो यार भूख लग रही है और तुम्हारा दिमाग जो है मैथ्स में होना चाहिए, लेकिन दिमाग अब भूख में लग रहा है कि पिज़्ज़ा खाऊं कि बर्गर खाऊं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजिकली तुम्हें सेट करती हैं। और स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट और स्पीड कैसे इंप्रूव होनी है, ये सारी चीज़ें तुम इससे समझ पाते हो। सिली मिस्टेक्स जो हैं, छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं तुम लोगों को रियलाइज़ होती हैं कि भाई ये गलती हो गई थी एक छोटी सी गलती की वजह से, है ना। तो वो सारी चीज़ें तुम, और ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें लीड करेंगी एक बेटर वे। हो सकता है पहले टेस्ट में तुम अच्छा परफॉर्म ना करो, लेकिन धीरे 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 इंप्रूव करते करते ये होगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सीरीज़ ऑफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है? लाइब्रेरी यहाँ पे स्पेशियस लाइब्रेरी के ऊपर, जस्ट ऊपर स्पेशियस लाइब्रेरी है, और जितनी भी रूम्स खाली हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के परस्पेक्टिव से हैं। सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ मिसिंग इन द कोचिंग इंडस्ट्री दैट इज़ रनिंग अराउंड। वहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए मौका नहीं मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। बच्चों को जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी का मौका मिलेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को लीड करता है। मतलब खुद ही अगर मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे खुद ही की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। मैं उस हिसाब से, हो सकता है तुम गलत हो कुछ सही हो, लेकिन तुम अपने आप से कुछ अंडरस्टैंडिंग करोगे वो चीज़ों को, कंसेप्ट को, फिर तुम उसी चीज़ को अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में। जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम वही नॉलेज, वही पर्सपेक्टिव जो तुमने लेकर के बैठा है या जो तुमने ग्रैब किया है वो चीज़ तुम अप्लाई करोगे।
और हो सकता है कि वो एप्लीकेशन करने पर जो आंसर तुमने लगाया है वो गलत आ गया, ठीक है, तो वो चीज़ जो है तुम्हें इम्प्रूव करवाएगी, ठीक है। फिर तुम हम लोगों से पूछोगे, यहाँ पे हम लोग 24/7 अवेलेबल, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ से जैसे ही हमसे पूछोगे तो हम तुम्हें बताएंगे भाई तुम यहाँ पे गलत हो गए थे, तो वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी, वो फिर गलती तुमसे नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेल्फ एप्लीकेशन जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लीड करता है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है बेटर परसेप्शन को लीड करता है, यानी कि अब तुम उसी टाइप के क्वेश्चंस को सही तरीके से देखो, ठीक है। तो ये रहता है सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर मैं सक्सेस रेशो बताऊँ तो सक्सेस रेशो भी अगर देखा जाए तो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब जो सेल्फ स्टडी जिन्होंने ज़्यादा करी है उनका मतलब सक्सेस होने का रेशो जो है वो ज़्यादा रहता है रेदर देन अगर वो बंदा किसी और पर डिपेंडेंट हो गया। अगर तुमने बोला कि सर अब तो आप ही संभालो, हमसे तो ना हो पा रहा, तो ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक टीम वर्क होता है सबका, और वो टीम वर्क में जब तक जो हमारी एनर्जीज हैं तुम्हारे एनर्जीज से मैच नहीं करेंगी तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तुम्हें वो चीज़ के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ यहाँ पे तुम्हें मिल रही है। तुम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा 4 to 8 अगर टाइम है तो तुम 4 to 8 के लिए यहाँ पे आओ, तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें जब आना है जब आओ, ठीक है। मेरे ख्याल से जो लोग पहले से आते हैं उनको तो पता ही है कि यहाँ पे आ करके और घर पे रह करके कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें तुम बेहतर जानते हो, ठीक है। अब कंप्यूटर लैब है यहाँ पे, मेरे ख्याल से जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि यहाँ पे ऊपर कंप्यूटर लैब है, और कंप्यूटर लैब का फ़ायदा ये है कि अगर तुम लोग उस दिन नहीं आए, किसी दिन तुमने मिस कर दिया, तो उस दिन क्या तुम्हारा वो लेक्चर तुम्हें दोबारा देखने को मिल सकता है? जी हाँ, वहाँ पे कंप्यूटर लैब में जाओ, वहाँ पे बता दो कि आज मैं ये लेक्चर देखने वाला हूँ, देखो, वहीं नोट्स बनाओ, वहीं चेक करो, ख़त्म, ठीक है। इसके अलावा अब ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम्हें हमारी कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है हमारी भाषा में समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हो सकता है वही कॉन्सेप्ट, इंटरनेट का इतनी बड़ी दुनिया है ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बेहतर टीचर है या कोई भी एनीवे XYZ, ठीक है, वो जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से वही कंसेप्ट को समझा रहा है, तो बिल्कुल यू आर फ्री टू गो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमारा ही देखना है, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं बोलते। यहाँ पे जो लोग हैं जिनको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है एडवांस कंप्यूटर लैब। अब यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ये शायद 11th और 12th खासकर जो कंपटीशन या बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मेजरली तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि अब अपन वो स्पेस में हैं कि हमें बिल्कुल ही देना है सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ग्रुप ये स्टेज फियर होता है बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको मैं अगर यहाँ पे खड़ा करके बोलूँ कि भाई तुम अपना कुछ भी रिप्रेजेंट करो अपने आप को, कुछ भी आर्ट फॉर्म बोलो या कुछ भी बोलो, तो थोड़ी सी एक हिचक होती है अंदर से, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, अगर बोलूँगा तो पता नहीं हंसी आएगी कि नहीं, भले ही तुम कुछ हंसी इन द सेंस कि कुछ कॉमेडी शो कर रहे हो मान लो, ठीक है, तुम्हें कुछ स्टैंड अप करना है तो तुम्हें मज़ा आएगा कि नहीं, तुम्हें एक फियर रहता है अंदर से, वो फियर जो है यहाँ से हटाना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, जब तुम आगे जाके कॉलेज में जब जाओगे या कहीं पे भी जाओगे तो तुम्हें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा ये, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में परसेंटेज कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है, जो आप कितने कॉन्फिडेंट हो वो मैटर करेगा, हालांकि आगे इस पर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अदर कन्वीनियंस यहाँ पे जैसे तुम्हें पता ही है कि कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल्स वो सारे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। 24/7 CCTV सर्विलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे दोनों फ्लोर में, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, वेंटिलेटेड एंड स्पेशियस प्रीमाइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बैठ करके सफोकेशन नहीं हो रहा है जो पुराने प्रीमाइसेस में हुआ करता था, लेकिन अब ठीक है। क्लीन एंड ओडरलेस वॉशरूम है, ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, 4 वॉशरूम इधर हैं, 4 वॉशरूम ऊपर हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री की तरह इसमें एक्सेप्शंस हैं, ये सारे फीचर्स जो हैं जितने भी हमने बताए हैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, और ये फीचर्स का कोई यूज़ नहीं होगा until and unless in certain cases। फैक्टर्स जिन पर ये फीचर्स का सक्सेस डिपेंड करता है वो है तुम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कैसे, तो देखो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे पहले रेगुलरिटी,
रेगुलरिटी इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे तुमको चीज़ समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, तुम्हें यहाँ पे रेगुलर रहना है। क्योंकि हो सकता है पहले दिन नहीं आई हो, दूसरे दिन तुम्हें बेकार लग रहा हो, लेकिन तीसरे दिन जैसे जैसे तुम ढलोगे ना उसमें होता है। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट तुमने आजकल वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी वो चीज़ें हो रही हैं, सीजन्स चलते हैं, तो सीजन्स के पहले दूसरे तीसरे एपिसोड तक तो कुछ समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है ये। उसके बाद चौथे पांचवें एपिसोड से समझ में आता है, अच्छा हाँ, फिर रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यही चीज़ सेम चीज़ है, तुम्हें हो सकता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, तो लेकिन रेगुलर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाकर। ठीक है, एंड कितना इन्वॉल्व हो, पहली बात तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कितना इन्वॉल्व हो तुम, क्या तुम समझना चाहते भी हो, तुम लोग जिस इंटेंशन से बैठे हुए हो क्या तुम लोग समझना चाहते हो। पहली बात तो ये, ऐसा तो नहीं कि भाई हम हाँ बस आना था हमने दे दिया, 12th बोर्ड की कोचिंग कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलना है कि बस आकर के बैठ गए हैं। ठीक है, अपन को थोड़ा सीरियस लेना है, उसमें इन्वॉल्व होना है, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर असाइनमेंट जो दिए जाएंगे तुम्हें, हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलेंगे और वो चीज़ तुम्हें देखनी है। और इस बार क्योंकि डिजिटल क्लासरूम है तो तुम्हारी तरफ हम लोगों का अटेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हारे असाइनमेंट नहीं होंगे ना तो देंगे चपाट। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर नोट्स भी बनना है, नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स यहाँ पे एक एक छोटी छोटी चीज़ें अगर तुम लिखोगे, कई लोग होते हैं कि अच्छा हाँ ये समझ में आ गया, चलो इसकी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में तुम लोग कुछ नहीं करते हो, और ये बात तुम खुद भी जानते हो कि ऐसा नहीं होता है कि तुम लोग ने कभी भी स्क्रीनशॉट ले करके दोबारा से नोट्स को अच्छे फॉर्म में किया। ठीक है, 100 बहाने दे देते हो तुम लोग 100 बहाने दे देते हो कि हाँ सर हम समझ के करेंगे, हमें समझ के करना है ये चीज़ें। ठीक है, कुछ नहीं होता है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर नहीं होगी, तुम लोग थ्योरी पढ़ लोगे बहुत, हमेशा मैं देखता हूँ सर ये करने में फिर से देखना है, सर ये समझ में नहीं आया। अरे तुम्हें समझ में बहुत, जब क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस के फॉर्म में ही समझ में आती चीज़ें, उस टॉपिक उस कॉन्सेप्ट में कौन सी चीज़ लग रही है, कैसे सोचना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू ही होती है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होना। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ की, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की टारगेट कर रहे हो चाहे कॉम्पिटिटिव, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो आपसे चीज़ें नहीं हिलेंगी, चाहे आप 100 बार थ्योरी पढ़ो। इतनी सारी थ्योरी है यार, इतनी थ्योरी, आप कितनी थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक आप उन क्वेश्चन से सीखोगे नहीं, आपको नहीं बनेगा। तो वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आनी। फिर आते हैं कि ये पार्टिसिपेट करना है ग्रुप एक्टिविटीज़ में, लेकिन 12th क्लास के लिए ये चीज़ एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होना है उसके खुद के एक्शंस के लिए। ये तुम्हें खुद समझना है कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, मेरे करियर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो कि तुम अभी तक नहीं थे। दावे के साथ कह सकता हूँ तुम लोग 11th क्लास में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो तुमने सोचा है कि आज मेरे को ये करना है, तो वो चीज़ तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं, तुम्हारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है आगे जाकर। ठीक है, ऐसा डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि टेंशन में खड़े हो जाओ और लेफ्ट राइट करके चलें। डिसिप्लिन मतलब कि जो भी आपने सोचा है, जो आपने टारगेट्स बनाए, जिस इंटरवल में आपने सोचा है कि मैं इस इंटरवल से इस इंटरवल पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, उसके बीच में ना मोबाइल उठेगा ना कुछ उठेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, डिसिप्लिन रहना। तुम्हारे डाउट्स बिल्कुल तुम्हें पूछना पड़ेंगे, अगर डाउट्स भले ही किसी भी डाउट्स। ठीक है, थोड़े से रेलेवेंस मांगता है क्योंकि अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो। ठीक है, एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू एकदम कोई सा भी क्वेश्चन नहीं लेके आना है। ठीक है, जो भी थोड़ा सा आओ, लेकिन पूछो। पूछने में बिल्कुल ये नहीं है कि भाई क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर मैं भारत में रह के बात कर रहा हूँ और बातें अमेरिका की हो रही हैं। अमेरिका की बात नहीं करना, भारत की बातें। ठीक, तो ये चीज़ है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो बड़े हों, चाहे हम हों, चाहे आसपास की जितनी भी ह्यूमैनिटी रह रही है यहाँ पर, चाहे वो, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको उन चीज़ों का आदर करना है। और 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 में से 10वां पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। ठीक है, और वो है क्विट मोबाइल फ़ोन। ठीक है, खासकर स्मार्टफोन। अगर तुम्हें मोबाइल रखना ही है तो तुम वो छोटा सा डिब्बे वाला फ़ोन जो आता है वो रख लो। ठीक है,
तुम्हें स्मार्टफोन बिल्कुल क्विट कर देना, यहाँ पे नॉट अलाउड। यहाँ पे इन प्रीमाइसेस में तुम जैसे ही आओगे तुम्हारे स्मार्टफोन्स को वहाँ रख लिया जाएगा, अगर तुम्हारे पास है तो। वैसे तो अगर तुमने स्मार्टफोन लेके चल रहे हो मतलब तुम अपनी तबाही लेके चल रहे हो, बर्बादी लेकर के चल रहे हो, ठीक है। और तुम्हें पता भी नहीं है इस चीज़ का कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये चीज़ तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगी जब अपना सारे चीज़ें जो हो जाएंगी ना, फिर जीवन में तुम कहीं 5-10 साल बाद रहोगे तो तुम बोलोगे कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद बेहतर है। तो अभी तुम्हारे पास समय है और बहुत कीमती समय है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो और स्मार्टफोन को बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। तकलीफ होगी थोड़े दिन, ठीक है ना, है ना, तो थोड़े दिन ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक बार हैबिट बन गई तो फिर वो एटीट्यूड सही हो जाएगा कि भाड़ में जाए सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम गया भाड़ में, स्नैपचैट गया भाड़ में, गर्लफ्रेंड गई भाड़ में, बॉयफ्रेंड गया भाड़ में, ठीक है। एक चीज़ पे रहना है बस, ठीक है। अब पेरेंट्स, वैसे तो मैं जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा, या जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, कि पेरेंट्स को सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एवरीथिंग दे मस्ट बी अवेयर कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, किन के साथ रह रहा है, किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्या चीज़ों से एक्सपोज हो रहा है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को रहनी चाहिए इन्फॉर्म, ठीक है। और कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है। ये चीज़ देखो सीधी सी बात है कि मैं कोई पेरेंट्स को सिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो पेरेंट हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या संभालना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम 4-5 साल से हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या पेरेंट्स की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स की वजह से बच्चे साफ नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा है मैंने, होते हुए देखा है। तो काइंडली ये काइंड रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि ये चीज़ें जो हम बहुत बता रहे हैं ये आपको पेरेंटिंग बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि बिहेवियर, चाइल्ड का जो बिहेवियर है और वो जितने भी जो भी उनकी प्रोग्रेस है वो कैसा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों से साफ शब्दों में डिस्कस करें। नॉट ओनली अस बट अगर स्टूडेंट्स के स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हम आपको बता पाएँ कि क्या चीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। पूरा साल निकल जाता है लेकिन पेरेंट्स से बात नहीं होती हम लोगों की, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है और पता नहीं कहाँ लीड करेगा। और उसके बाद पेरेंट्स मस्ट नॉट प्रेशराइज चिल्ड्रन एंड सेट देम मेंटली फ्री, यानी कि उनको ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है कि तेरे को तो जेई करना है, तेरे को तो जेई करना है, तो जेई नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा नहीं प्रेशराइज करना, ठीक है। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से ही सही गलत का डिसीजन ले पाता है, ठीक है। तो पेरेंट्स मस्ट टैप देयर चाइल्ड बैक इवन इन द केस ऑफ फेलियर। वैसे तो लोगों को जब पेरेंट्स जब अच्छा करते हैं, जब बच्चे अच्छा करते हैं तो बड़ी शाबाशी करते हैं, वाह वाह वाह, लेकिन जब फेलियर हो तब भी उनको थोड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ने उस टाइम पे उनको रोक दिया, टोक दिया, तो फिर वो कहीं डिप्रेशन में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अपन को वो, लेकिन हाँ इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लाड़ करें, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा, अरे कुन्नू, कुछ नहीं होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल नहीं करना है, इतना ज़्यादा लाड़ भी नहीं करना है कि बच्चा ही मतलब बहुत ज़्यादा वो लेने लग जाए, क्या बोलते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी, कैसे बैलेंस रखना है दोनों ही चीज़ों में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करना है और ज़्यादा पैम्पर भी नहीं करना है। कैसे बैलेंस रखना है, क्या ऑप्टिमम चीज़ है, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये चीज़ है। पेरेंट्स मस्ट नॉट मेक फैसिनेटिंग प्रोमिसेस टू चिल्ड्रन टू मेक देम परफॉर्म गुड इन एग्जाम्स, ठीक है। बेटा तू कर तो ले, फिर देख चांद तारे तोड़ लाएंगे तेरे लिए, तू है ही कौन, ठीक है। साइकिल ला देंगे, वो ला देंगे, गाड़ियाँ ला देंगे, जो मांगोगे, मोबाइल ला देंगे, सबसे बड़ा तो मोबाइल ला देंगे, PS4 ला देंगे। PS4 चल रहा है, PS5 चल रहा है, आजकल 5 चल रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ला देंगे अगर तूने जेई क्रैक कर लिया, तो तूने 95% बना लिए तो, है।
तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में ले जाती हैं, क्योंकि उनको एक क्या बोलते हैं, उनको मतलब उनका जो टारगेट है वो कुछ अलग ही हो जाता है। उनका टारगेट होता है कि हम होना जो चाहिए, जो आइडियली होना चाहिए कि हमें चीज़ें समझनी है, हमें चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन नहीं, हमें ये सब से मतलब नहीं है, हमें तो स्कोर करवाओ। क्यों? क्योंकि हमें तो PS5 चाहिए। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है, क्योंकि ये गलत सोच पैदा कर रही है बच्चों के अंदर। तो ऐसा नहीं करना है पेरेंट्स को, ऐसा मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। पेरेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली मॉनिटर द यूज़ एंड द एक्सपोजर ऑफ द चाइल्ड टू द स्मार्टफोन। वो कितना स्मार्टफोन चला रहा है, क्या कर रहा है, उसकी पूरी खबर आपको होनी चाहिए कि कितनी देर के लिए। आजकल क्या बच्चों के पास वो बहाना हो गया कि सर ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन हमारी क्लासेस चलती हैं, हमें PDFs आते हैं, स्कूल के PDF आते हैं, तो ये तुम अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो, तुम अपने पेरेंट्स के स्मार्टफोन का जो भी नंबर है वो दे दो, उनके थ्रू PDF तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें Gmail पे वो सेंड कर सकते हैं, तुम Gmail पे एक्सेस कर सकते हो। स्मार्टफोन मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस कंप्यूटर से या किसी भी तरीके से, दूसरे तरीके से, इनफैक्ट अगर अवेलेबिलिटी है घर पे दूसरे मम्मी के या पापा के स्मार्टफोन की, तो उससे भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी तुम लोगों के लिए या खासकर बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर वेदर द चाइल्ड इज इन द राइट डायरेक्शन फॉर द कैरियर और नॉट। यहीं पे गलतियाँ होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैरियर में कहाँ जाना चाह रहा है, वो सही तरीके से उस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 100 चीज़ों से एक्सपोज्ड है और वो उसको जहाँ पे बढ़ना है वो वहाँ नहीं बढ़ रहा है, वो दूसरी जगह चला गया। यानी कि अगर मैंने मेंस को टारगेट किया है, जेईई मेंस को, जेईई एडवांस को, या नीट को, एम्स को टारगेट किया है, तो मैं क्या उसी तरफ बढ़ रहा हूँ? क्या मेरा बच्चा उस तरफ बढ़ रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और चला गया, कहीं दूसरी जगह चला गया कि भाई यार मेरे को तो ये सब छोड़ो, मैं तो अब उस क्या बोलते हैं, बोर्ड्स की तैयारी करता हूँ, बोर्ड्स के बाद में ये कर लूँगा, पुलिस की तैयारी कर लूँगा, मैं इसकी तैयारी कर लूँगा। बहुत सा मतलब एक जो भी टारगेट बनाओ वो उस टारगेट पे स्टिक रहना है अपन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो कैरियर अपन ने किस डायरेक्शन में जा रहा है अपन को कुछ भी नहीं पता। अगर हर जगह पैर लगाओगे तो नाव तो डूबनी है। दोनों पैर एक ही नाव पे रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दो नाव है और दोनों नाव पे एक पैर इधर एक पैर इधर, तो वो सारी चीज़ें जो है बेकार तरफ लीड करेंगी। तो ये चीज़ पेरेंट्स को ध्यान रखनी है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। उससे कंटिन्यूसली डिस्कस करना है कि भाई क्या चल क्या रहा है तेरी लाइफ, है ना, कहाँ जा रहा है। नहीं हो रहा है बीच में, मान लो अगर नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए कि बच्चा थोड़ा सा बोल रहा है कि यार नहीं हो रहा मम्मी मेरे से नहीं हो रहा है मैथ साइंस, क्या करना है, तो पेरेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनको एक कॉल लेना चाहिए उस टाइम पर, उनके लिए क्या सही है। अगर तेरे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये करो, लेकिन उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। अगर उसके ऊपर छोड़ दिया गया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा वो, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी में बदलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कैरियर को, ठीक है। पेरेंट्स मस्ट मेक श्योर द रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी ऑफ द चाइल्ड इन द क्लासेस। यहाँ पर आने में, ठीक है, तुम लोगों को रेगुलर रहना है और टाइम पे रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पेरेंट्स को ध्यान रखनी है कि वो कितना रेगुलर है इधर। पेरेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड अंडरस्टैंड द वैल्यू फॉर मनी। पैसे की अहमियत समझ में आना चाहिए बच्चे को, और वो काम पेरेंट्स का है कि वो कैसे उसको समझा रहे हैं, क्या चीज़ कितनी ज़्यादा नेसेसरी है। अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चा तो नहीं कर रहे हैं बच्चे, या आप तो उनको खर्चा नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग ज़िद करने लगते हैं, ज़िद करते हैं तो उनको लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चों को कि क्या चीज़ नेसेसरी है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये जितने भी फीचर्स मैंने गिनाए थे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है 2019 में, नहीं 2020 में रिजल्ट आया था। तो 2020 में रिजल्ट के बाद ये चीज़ बता रहा है कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं 95% स्कोर किए हैं, और 2019 में लगभग 17,693 थे, और 90% की बात कर रहे हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो क्या आप 90% ला करके
ये सोच सकते हो कि मैंने तो दुनिया जीत ली, नहीं भाई 1.5 लाख लोगों ने और जीत ली है, ठीक है। तुम्हारे जैसे 1.5 लाख लोग और हैं जो इस चीज़ को वो कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस पैदा करेगा? तुम अगर 90% टारगेट करो या 95% टारगेट करो, तो तुम तो 1.5 लाख लोगों में कहीं एक भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, तुम कैसे उन चीज़ों में अलग रखोगे अपने आप को? तो वो चीज़ जो है, इसलिए ये फीचर्स जो हम लोगों ने रखे हैं यहाँ पर कि भाई डिजिटली तुम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, कंसेप्चुअली तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, सरफेशियली पढ़ के भी परसेंटेज बनाया जा सकता है, ऊपर से पढ़ के भी परसेंटेज बनाया जा सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं किया जा सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तभी क्रैक होंगे जब कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। ऊपर से पढ़ के तुम 95% तो ले आओगे, तुम लोग दिन रात ऐसे घिस्सू बन करके तुम 95% ले आओ, लेकिन तुम आगे जाकर के क्या अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे कहीं पे? यहाँ पे खड़े होकर के तुम बोल पाओगे कुछ भी जो तुम्हें बोलना है? तुम अपनी वॉइस दे पाओगे सोसाइटी को? नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ताकि तुम अपनी बात तो बोल पाओ, इंटरव्यूज़ फेस कर पाओ। जब हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या किसी भी चीज़ पे आगे मैं स्टेज पे खड़ा कर दूं, तो ऐसे पैर ऐसे धीरे धीरे ऐसे कपकपी छूटती है ऊपर से नीचे। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हेजिटेशन है, अंदर से वो है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें हटानी है, और वही चीज़ तुम्हें अलग बनाएगी इन 1.5 लाख लोगों। अगर तुम भी अगर उस चीज़ का पार्ट बन जाओगे 90%, आई होप कि अच्छा हो, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है यार, 70-80% वाला ज़्यादा जो है वो ताव में रहता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना खतरनाक, और हम 90% 95% बना कर भी ऐसे लुल जैसे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है तुम लोगों को समझनी पड़ेगी, तुम्हें अलग करना पड़ेगा। कुछ तो अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करो, या कंसेप्चुअली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें कोई आर्ग्यू ना कर पाए। सामने वाला तुम्हें बोले तो तुम्हें पलट करके जवाब देना आना चाहिए कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो व्हाट्स द नीड ऑफ दिस फीचर? तो इसका मतलब ये है कि अब 90% स्कोर करना जो है वो माउंट एवरेस्ट जैसा नहीं रह गया है। अब वो एक हर कोई बना लेगा, मतलब अगर तुम बना रहे हो तो 1.5 लाख लोग और बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। स्कोरिंग 90% प्लस एंड बीइंग कंसेप्चुअली वीक इज समथिंग विच इज लाइक हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, ठीक है। व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ गुड अ स्टूडेंट कैन विजुलाइज, फील एंड ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड। जो उसके आसपास चीज़ें हैं वो कितने तरीके में अच्छे तरीके से सोच पा रहा है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है रेदर देन स्कोरिंग 90%। हाँ भाई तेरे कितने बने? 91%। तेरे कितने बने? 91.2। ओ माय गॉड, वहीं 2 ज़्यादा, ये क्या, ठीक है। तो whether children can represent themselves in front of anyone or in any stage for that matter, can they speak up their voices without hesitation? क्या वो बिना हिचक के ये चीज़ बोल सकते हैं? ये चीज़ तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे 90% टारगेट ही नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। नो, बिल्कुल कुछ भी टारगेट करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इतना परसेंटेज बनाना है, मुझे इतना करना है, मुझे इतनी रैंक लानी है, कुछ भी नहीं। तुम्हें प्रोसेस पे ध्यान रखना है। तुम्हें प्रोसेस ध्यान रखनी है कि प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट। तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है, दिस इज़ द वे आई हैव टू अप्रोच द एग्ज़ाम्स। मुझे ये चीज़ों का ध्यान रखना है, मुझे टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने जो चीज़ सोची है वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं। इतना हर डे, हर दिन का एक टारगेट बना करके उसको तुम अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, तुम्हें केवल उतना ध्यान रखना है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस सही है, तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही है सही तरीके से, तो जो भी तुम्हारा बेस्ट डिजर्विंग पॉसिबल जो तुम्हारा रिजल्ट होना है वो आएगा। इनफैक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा जो तुमने शायद सोचा भी ना हो। एक्सेप्शनली ज़्यादा भी हो सकता है, एक्सेप्शनली लो भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे ऊपर है। तो इस वजह से कुछ भी सोचना नहीं, क्योंकि अगर हमने 90% स्कोर को टारगेट भी कर लिया तो नुकसान क्या है? अगर 90% स्कोर से हम ज़्यादा टारगेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक प्रोबेबिलिटी फेल होने की भी लगा देते हैं कि भाई अब 50% चांस है कि अगर मैंने कर लिया तो इफ़, वो जो इफ़ आ जाता है ना, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी एक व्हाट इफ़ में भी कन्वर्ट हो सकता है कि व्हाट इफ़ अगर नहीं हुआ तो वो चीज़ फिर डिप्रेशन में जा सकती है।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में लीड कर सकती है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या इम्पोर्टेंस है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये इम्पोर्टेंस है कि इसकी जो प्रिपरेशन ही है वही आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। कैसे? तो कि प्रिपरेशन मेक्स यू कंसेप्चुअली एंड एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग। तुम्हें आगे जाकर के जीवन में कुछ करो या जो तुम पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड चीज करो या ना करो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तुम चीजों को, कोई भी तुम्हारी लाइफ में एक इशू आया तो तुम कैसे उस चीज को एनालाइज कर पा रहे हो, कैसे उस चीज को डील कर रहे हो, ये चीज तुम्हें इसकी प्रिपरेशन बताती है कि तुम उसको कैसे एनालिटिकली सोच रहे हो। यानी कि एक ब्लैक है एक वाइट है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा दिमाग ग्रे सोच रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद, मतलब एक डिफरेंस रैशनल थिंकिंग देगी, ठीक है, रैशनल थिंकिंग जिसे बोलते हैं। तो वो चीज़ तुम्हें प्रिपरेशन के थ्रू आती है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या चीज़ कंसेप्चुअली और एनालिटिकली सही है या वो चीज़। प्रिपरेशन मेक्स यू फाइट फ्रॉम लोज इन योर लाइफ टू डील विद देम। अगर तुम फेल हो रहे हो, तुम्हें जो तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तुम्हें कंटिन्यूसली बेकार रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारा मोटिवेशन एकदम डाउन है, ठीक है, ये चीज़ तभी होगी। देखो सारी चीज़ें केवल एक चीज़ पर डिपेंड करती है, इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा। अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तुम्हें बुरा लगेगा, वो बुरा लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बुरा नहीं लगेगा तो तुम उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है तुम्हें कैसे, तुम्हें जब तुम्हारी लाइफ में आने वाले टाइम में जब लो फेसेस आएंगे उसमें कैसे डील करना है, उन चीज़ों से कैसे वापस आना है, कैसे उठना है, वो सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें प्रिपरेशन सिखाएगी, ठीक है, वो तुम्हें प्रिपरेशन सिखाएगी, ठीक है। प्रिपरेशन तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बताएगा कि भाई अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे लगा करके तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को 3 घंटे मैंने इतने क्वेश्चंस किए, तो तुमने ये प्रिपरेशन है, ठीक है। लेकिन तुम्हें आगे आने वाले टाइम में तुम्हें ये सारी चीज़ें जो हैं कि भाई 1 से 2 घंटे में मैं इतना काम कर लूँगा, आगे जाके जो भी तुम्हारा जॉब होगा या जो भी तुम करोगे 2 घंटे में मैं इतना करना है, मुझे इतना करूँगा तो इतना हो जाएगा। ये सारा मैनेजमेंट तुम्हें प्रिपरेशन के दौरान तुम सीख जाते हो ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली होता है, ये चीज़ के लिए तुम्हें फाइट नहीं मारनी है, लेकिन हाँ इन्वॉल्व हो रहना है। इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। प्रिपरेशन मेक्स यू सेट द राइट प्रायोरिटीज। जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन, कौन सी प्रिपरेशन में ये आता है कि भाई कौन से क्वेश्चन मेरे लिए ज़रूरी हैं या कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। बहुत सारे मेन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो उसका मेन चीज़ तो ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, तुम्हें उन चीज़ों पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ तुम्हारी प्रायोरिटी सेट करता है कि तुम्हें भाई कैसी प्रायोरिटी का, कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ नहीं है। ये सारी प्रिपरेशन के दौरान तुम्हें पता चलेगी या तुम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो राइटली सेट होंगी, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन मेक्स यू डील विद द वंस हु यू डोंट लाइक, ठीक है। मतलब जैसे कि मुझे इनऑर्गेनिक पसंद नहीं आई, ठीक है, तो उसमें वो सारी चीज़ें मैं इनऑर्गेनिक काफ़ी सही है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मैं बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ टॉपिक्स वो हमें समझ में नहीं आते हैं तो हमें उसको छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो चीज़ नहीं पसंद है उसको क्या बोलते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। ऐसा नहीं कि या तो छोड़ दो या तो कंप्लीटली छोड़ दो, अब छोड़ने का ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ तो अपन को एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि भाई मैंने जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना कर दिया है, अब जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन के साथ आती हैं, और यही चीज़ तुम्हें आगे आने वाले टाइम में, भाई कोई बंदा तुम्हारे साथ रूममेट बन गया तुम्हारा, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा वो, ठीक है, तो तुम्हें कैसे डील करना है उसके साथ, तुम्हें ये चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है तुम्हें कैसे लोग मिलेंगे, क्या चीज़ों में कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें जो है प्रिपरेशन के दौरान पता चलेंगी। अब प्रिपरेशन में क्या इंक्लूड होता है? प्रिपरेशन में इंक्लूड होता है तुम्हारी रेगुलरिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी कितनी हो रही है वो चीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्विंग क्वेश्चन, तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, ओके। ये चीज़ तुम्हें समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने कंपटीशन को टारगेट किया और मैं फेल हो गया, या जो मैंने सोचा वो मैं नहीं कर पाया, तो क्या होगा? देखो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन वुड हैव ऑलरेडी प्लेड पार्ट। वो जो प्रिपरेशन अपन ने किया था उसकी वजह से तुम्हें पहले ही फ़ायदा हो चुका है उस चीज़,
ठीक है, मतलब एक पर्सन की तरह तुम ऑलरेडी ग्रो हो चुके हो, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी ग्रोन, ठीक है, यू विल रीच टू अ प्लेस विच बेस्ट डिजर्व्स यू, तुम वहां पे पहुंचोगे जहां पे तुम एक्चुअली डिजर्व करते हो पहुंचना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाई IIT ही डिजर्व करते थे, तुम तो यही करना था, तुम्हारी सारी चीज़ें, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, कितने इन्वॉल्व हो तुम, तुम्हारी प्रिपरेशन तुमने कितनी शिद्दत के साथ करी है, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो। और जहाँ तुम पहुँचोगे वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे ही टाइप के लोग मिलेंगे। अगर अपन ने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी या पूरी शिद्दत के साथ प्रिपरेशन नहीं करी तो हम वहाँ पे जाके लैंड करते हैं जहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ऐसा माहौल तुम्हें मिलता है जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है एक अलग थलग सी दुनिया महसूस होने लगती है, यार ये मेरे लायक जगह नहीं है, काश मैं मेहनत कर ले तो मैं वहाँ पे होता। तो ये काश वाला फैक्टर जो है ये बाद में आता है, और इसलिए अगर अपन ने प्रिपरेशन, अपना इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से रखी हैं तो तुम वहाँ पहुँचोगे जहाँ पे तुम डिज़र्व करते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिजर्विंग प्लेस तुम्हारे लिए IIT है या एम्स है या कुछ भी है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ जहाँ पे भी तुम बेस्ट डिजर्व करते हो वहाँ तुम्हें ले जाएगी अगर तुमने शिद्दत के साथ मेहनत करी तो। ठीक है, योर हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर पोटेंशियल। तुम्हारी ऑनेस्टी का मतलब क्या? ऑनेस्टी का मतलब ये कि अब भाई मैं घर से टेस्ट दे रहा था लेकिन मैंने तो छाप के कर लिया, ठीक है, छाप के सारे जितने भी नोट्स लेके बैठा था मैं, ये क्वेश्चन आया, अरे ये मिल गया, टिक लगा। ये ऑनेस्टी नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट ऑनेस्टी मीन्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो वाकई सही है कि नहीं है, तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल, चाहे वो कितना भी लो आ रहा हो, नेगेटिव में क्यों ना मार्क्स आ रहे हो, तुम्हारे नेगेटिव में मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, पर तुम्हें वहाँ पे ट्रू रहना है कि यस दिस इज व्हाट आई एम। ठीक है, और अगर वो नहीं करोगे तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, और इसलिए फिर बाद में ये चीज़ें बहुत भारी पड़ती हैं कि यहाँ तो अपन 180-190 ला रहे थे मार्क्स और वहाँ पर भी अपने 75-76 मार्क्स आ रहे हैं, 75-70। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हें ऑनेस्ट रहना है इस चीज़। तो कुछ ज़्यादा सपने नहीं देखना है, रेदर यू हैव टू डू मतलब तुम्हें करना है। अगर तुम करोगे नहीं, चाहे वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हें ज़्यादा सपने नहीं बुनना है, रेदर देन तुम्हें करने पर ध्यान देना है। ठीक है, यू हैव टू डू, जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाओगे। ठीक है, तो फेल होने से नहीं डरने का। ठीक है, तो चलेंगे या दौड़ेंगे? ठीक है, तो तुम्हें करना है। ओके, सो मैं टीम से मिला देता हूँ अपनी। पूजा मैम है, ये 9th और 10th के लिए हैं, तो वैसे तो तुम लोगों के साथ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम होगा, तो आओ थोड़ा सा बात कर लूँगी। मेरा नाम है पूजा तिवारी। वैसे तो मैं 9th और 10th को पढ़ाऊँगी, लेकिन तुम लोग को भी अभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। और मतलब कभी भी यहाँ क्लास से घर जाने से पहले ऐसे डाउट लेके मत जाना, हमेशा क्लियर करके ही जाना। मतलब ऐसा ना हो जाए कि घर पहुँच गए, भूल गए, आधी चीज़ें नहीं करी, क्योंकि नहीं बनती है वो ठीक है, पर कोशिश भी नहीं करी उसके बाद समझने की वो गलत बात है ना। तो नहीं, किसी को भी शुरू में किसी को नहीं बनता, प्रॉब्लम सबको जाती है। तो बस ये है कि कर करके ऐसे कर लेना है कि बन ही जाएगा फिर। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि बन ही नहीं सकता, बार बार करके देखना है, नहीं बन रहा कि अभी क्या गलत किया। और जब कोई भी क्वेश्चन टफ से टफ अगर 5 बार कर लिया ना, उसके बाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तुमको याद ही हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा कि कैसे करना है। बस यही है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी मार्क्स क्या है, फ्यूचर डिसाइड करेंगे, है ना। सब लोग ये कहते हैं कि मार्क्स से कुछ नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है खुद का, है ना। किसी को बताओगे अच्छा लगेगा ना कि अच्छे % बने थे, अच्छे मार्क्स आए थे, है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है बस। और अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात भी कर सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू। देन श्रेया मैम, Shreya ma'am might have left, so श्रेया मैम का मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। श्रेया मैम जो है वो हमारी बायो की फैकल्टी हैं, फैकल्टी फॉर बायोलॉजी, एंड शी विल बी कंसिडरिंग द जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ।
and for NEET preparation, okay, and in fact 12 boards also. So, and then Sir Sumit Singh Thakur, he will be the faculty for physics and maths along with boards for mains, advanced and 12 boards. NEET also. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए काम की बात पर आते हैं। और सबसे पहली काम की बात है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अमूमन ऐसा समझा जाता है किसी काम की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। टेक्निकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर इसको तुम बाइफरकेट करो इस वर्ड को, तो रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी, चैलेंजेस जो भी हमारे सामने आते हैं। अच्छा, अभी इस एज पर जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जिस भी हम एजुकेशन को, एकेडमिक्स को परसू कर रहे हैं, वो है क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। तो हमें अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ानी है कि डिसीजन मेकिंग कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपनी, है ना। क्वेश्चन सामने आया तो कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, ये हमें प्रैक्टिस के थ्रू आता है। एक्सपीरियंशियल, जब कॉन्टेक्चुअल मेमोरी डेवलप होती है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तब हमारे सामने आता है। अच्छा, सबसे पहली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहेंस करने के लिए कि हमें इस तरीके से सोचना है कि हम प्रोफेशनल हैं। स्टूडेंट ऐसा लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अनप्रोफेशनल लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम प्रोफेशनल हैं। और प्रोफेशनल इंसान अपने काम में डूब जाता है। जैसे इमेजिन करो कि कोई एक्टर है, तो वो अपने काम में इतना डूब जाता है कि वो शायद अपनी मूवीज़ भी नहीं देखता, है ना। तो जैसे हमें प्रोफेशनलिज्म इस तरीके से डेवलप करना है कि जो जो चीज़ें हमारे सामने ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए, उनमें डूबना है हमें फाइनली। जैसे डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कभी कभी कि सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है, सब हीरो बनना चाहते हैं अपनी पिक्चर में, फाइनली बन नहीं पाता है कोई। तो अगर हम डिस्ट्रैक्शन को हटा के, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारे सामने, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इंटरनेट है, अगर उसको हटा के हम अपने प्रोफेशन में लग जाएं, तो फिर हमें रिवॉर्ड मिलते हैं। एक भी प्रोफेशनल, तुम ये अपनी रियल लाइफ में जाके चेक करना, एक भी प्रोफेशनल जो भी जिसको भी तुम एडमायर करते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, किसी में भी हो, कोई भी प्रोफेशनल अपने काम में डूबा हुआ ही रहेगा। नेम इट एंड यू विल सी दैट he or she is indulged in professional 24/7। तो हमें भी प्रोफेशनल स्टूडेंट बनना है कि भाई अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कम्प्लीटली फिर डूब गए उसमें। और एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम स्नो बॉलिंग इफेक्ट, कि धीरे धीरे जब हम डूब जाते हैं, तो ऑफकोर्स इट इज़ अ बोरिंग, बहुत ही बोरिंग है ये, लेकिन एक बार जब डूब जाते हैं उसमें, तो फिर स्नो बॉलिंग मतलब जब लैंडस्केप होता है स्नो बॉल का, तो शुरुआत में बॉल्स बनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार बड़ी बॉल बन जाती है तो फिर वो और बड़ी बहुत तेज़ी से बनती जाती है। तो हो सकता है 50% तक पहुंचने में हमें अपने 90% एफर्ट लग जाए, लेकिन 50 से 100% तक पहुंचने में हो सकता है हमें जस्ट 10% एफर्ट ही बढ़ाने पड़ जाए। तो पेशेंस रखते हुए डूबना पड़ेगा। बोरिंग है ये पढ़ाई, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंटली तो क्या करें, मतलब काम की बात, सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें अपनी सिटिंग हैबिट बढ़ानी पड़ेगी। क्या तुम किसी भी चीज़ को लेके, नॉट इवन केवल पढ़ाई, किसी भी चीज़ को लेके तुम 3 घंटे बैठ सकते हो विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग और हैविंग एनी अनदर थॉट। तो ये हमें अपनी एबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 3 घंटे का होता है ना। तो चाहे बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई मेंस हो, IIT जेई एडवांस, तो 6 घंटे का होता है, 3 घंटे के 2 सेशन होते हैं। तो हमें अपना एपेटाइट बैठने का इतना बढ़ाना है कि हम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 3 घंटे बैठ पाएँ। तो उसके लिए कैसे बढ़ेगा एपेटाइट? बैठना पड़ेगा। चलो कोई चीज़ तुम्हें बोरिंग लग रही है, उसको लेके बैठ जाओ, भले ही कुछ नहीं समझ में आए, 3 घंटे बैठ पाए क्या? तो अगर 3 घंटे उसको लेके बैठ पाए, मतलब कि इट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर बीच में उठ गए, ऐसा हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब कि देयर इज़ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, फोकस बढ़ाना है हमें। अच्छा, सेकेंड, एक बार सिटिंग हैबिट बढ़ाने के साथ साथ जब हमारी सिटिंग हैबिट बढ़ जाती है तो हमें अटेंशन स्पैन बढ़ाना है हमारा। कभी कभी होता है कि हमें सब कुछ आता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अटेंशन ना देने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है जैसे, तो हम करंट का डायरेक्शन उसमें नेगेटिव कंसीडर करना है, ये भूल गए, मतलब जस्ट आउट ऑफ अ सडन स्लिप हो गया। कुछ गलती नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट हमें गलत नहीं आता है, लेकिन जस्ट लैक ऑफ अटेंशन की वजह से वो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो
पहली चीज़ जो हमें इम्प्रूव करनी है वो है अपना सिटिंग स्पैन, एपेटाइट बढ़ाना है बैठने का। और दूसरी चीज़ जो हमें मास्टर करनी है वो है हमारा अटेंटिवनेस, कि पर्टिकुलर मोमेंट पे हम कितने अटेंटिव हो पा रहे हैं। क्रिकेट का शौक है तो जो बहुत अच्छे बैट्समैन होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं। अब रिफ्लेक्सेस का सोर्स ही अटेंशन है, कि भाई तुम कैसे डिसाइड करो कि जो बॉल आ रही है वो यॉर्कर है या वो कैसे गूगली डालने वाला है मोइन अली, या क्या करने वाला है, ये हमें उसी मोमेंट पे डिसाइड करना पड़ता है। उसके लिए कोई पहले से कोई तैयारी नहीं हो सकती, उसी मोमेंट पर डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये भी हम तभी कर सकते हैं जब हम सफिशिएंट हैंडफुल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी मैजिक नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी कि एकदम मैजिकली एग्जाम में का और एकदम से साल भर जो मार्क्स आ रहे थे प्रैक्टिस टेस्ट में उससे कुछ अलग आ जाए। तुम्हारे जो साल भर प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स हैं फाइनली वही रिफ्लेक्ट होगा एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा कि साल भर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और एग्जाम बिगड़ गया, या साल भर बेकार मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में एकदम टॉप कर रहे हैं। तो चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तभी होता है, मतलब लोगों को दिखता है चमत्कार, चमत्कार कभी नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रियलिटी, we have to confront to reality that when we build our attention span, when we build our sitting appetite, then only we can have the sense of responsibility. ठीक है, और साथ ही साथ हमें अपना साइंटिफिक एपेटाइट डेवलप करना है। ठीक है, अच्छा, अभी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं यहाँ पे ऐसा अमूमन समझा जाता है कि जो एक्यूमुलेशन एसेट्स के फॉर्म में, गुड्स और एसेट्स के फॉर्म में जो हमारे सामने वो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये गलत है। ये नोशन एकदम गलत है। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तुम्हें समझ में आएगा कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब किस चीज़ को तुम किस तरीके से, किस नज़रिए से सोच पा रहे हो, ये तुम्हारे क्या कहें एक ज्वेल है तुम्हारी लाइफ का, और जो फाइनली दूसरे टर्म्स में भी रिवॉर्डिंग होता है कि उससे तुम फाइनेंशियल भी अपनी चीज़ें एक्यूमुलेट कर सकते हो, एसेट भी बढ़ा सकते हो। तो हमें साइंटिफिक एपेटाइट डेवलप करना है, हर चीज़ को रैशनल फॉर्म में सोचना है, कोई भी इरेशनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म यानी कि हमें एक कॉज और इफेक्ट के बीच में सोचना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कि जैसे हमारा पूरा सिलेबस ही इसी पर बेस्ड है कि 9th क्लास में जब हम आते हैं तो पहली बार पढ़ते हैं कि भाई कोई चीज़ रेस्ट पे या मोशन में, दिस इज़ अ रिलेटिव चीज़। ये एक परसेप्शन बेस्ड चीज़ है कि भाई अगर पंखे पर कोई चींटी बैठी है तो उसको ये रूम कैसा दिख रहा होगा, हमें तो ऐसा दिख रहा है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि भाई ब्लू कलर है स्काई का, रेड कलर क्यों हो जाता है सन का। तो इससे इन सब चीज़ों से लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फ्रिक्शन आगे लग रहा हो चाहे पीछे लग रहा हो, गिर थोड़ी जाओगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारा साइंटिफिक एपेटाइट डेवलप करा रही होती हैं, जो आगे चल के हमारे दिमाग को खोल के रख देती हैं, और जो हमारी लाइफ में चीज़ें आती हैं बाद में जाके उसमें हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं उन्हें। तो हमारा फोकस अभी 9 से 12 तक की एज में जो होना चाहिए वो होना चाहिए साइंटिफिक एपेटाइट को डेवलप करने के लिए। फिर आते हैं अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जिसको कहते हैं ओवेरियन लॉटरी। ओवेरियन लॉटरी यानी कि तुम कहाँ पैदा हुए हो, किस परिवार में पैदा हुए हो, किस सोसाइटी में पैदा हुए हो, किस शहर में पैदा हुए हो, किस देश में पैदा हुए हो, ये काफ़ी एक्सटेंट तक तुम्हारा किस तरीके से भविष्य होने वाला है वो तय कर देता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मध्य प्रदेश इज़ अ वेरी बैकवर्ड स्टेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, है ना। ये शर्म की बात नहीं, ये एक रियलाइजेशन की बात है कि हम एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर लोगों के दिमाग इतने डेवलप नहीं हो पाए जितने बाकी जगह पे हो पाए। हम क्वेश्चन नहीं करते, रैशनल थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो क्लियरली हम ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पर हमें बहुत ही रैशनली मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है हमारे आसपास, ठीक है। लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है कि देयर इज़ अ सिस्टम विच वी कैन क्रैक, और उसमें जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें एकदम प्रैक्टिकल रहना है और एकदम उस चीज़ पे अटैक करना है जो चीज़ हमारे सामने सिस्टम में पेनिट्रेट करने के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी तुम 12th क्लास में हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम एक बहुत ही मल्टी मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर बन जाओगे। तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हार्डली 0.00007 होगी। मतलब कि अगर तुम उसके लिए जा रहे हो तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम एक क्रिकेटर बन जाओगे, लाइक से विराट कोहली के जैसे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी शायद 1 in a crore होगी, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। तो उसके लिए अगर तुम अप्रोच कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी है। मतलब मध्य प्रदेश से एक JP यादव खेलने के लिए निकला है जो इंटरनेशनल में भी कुछ ही मैचेस खेला है,
और वो मैं फ़ैन हूँ उसका। वो मुझे अमूमन सुरेंद्र पैलेस पे पोहा जलेबी खाते हुए मिल जाता है। तो हमें अपने टारगेट्स में रियलिस्टिक रहना है कि अगर तुम अभी ऐसे कुछ फैंटेस्टिक थॉट रख लो कि भाई मैं तो मुंबई में जाके एक्टर ही बनूंगा, अमिताभ बच्चन से कम मंजूर नहीं है मुझे ज़िंदगी में, तो यकीन मानो तो बहुत कम लेके जो कर सकते हो वो भी कम लेके निकलोगे। तो अभी हम एक फिल्ट्रेशन निकाल के जिस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं वो ये सिस्टम है कि भाई हम जो चीज़ हमारे सामने है, जो प्रैक्टिकल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, उसके लिए टारगेट करें, ना कि कोई ऐसी चीज़ के लिए जो एकदम फैंटेस्टिक है। फैंटेस्टिक यानी कि जिसका कोई होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी जिस भी सिनेरियोज में हम सब रह रहे हैं वो यही सिनेरियो है कि जो भी हमारे सामने एकेडमिक सिस्टम है उसमें आगे बढ़ते जाएं, और फिर ओपन होता है फिर चैनल हर चीज़ के लिए, वर्ल्ड ओपन है एट अ टाइम, लेकिन एक मिनिमम तो हम अपना करके चलें। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमको इस चीज़ से ऊपर निकाल सकती है। ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है और जितने भी लोग मेरी लाइफ से कनेक्टेड है उनकी लाइफ में भी देखा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल कि हम अपनी लाइफ और अपने से एसोसिएटेड जो लोग हैं उनकी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। तो इस पे स्टिक रहना है, और एटलीस्ट अब क्योंकि हम 12th क्लास में आ गए तो ये फेज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फेज़ में हम एकदम प्रोफेशनल 12th क्लास स्टूडेंट बन के इसी चीज़ पे फोकस रखनी है अपनी सारी एनर्जीज। देन I would like to invite Mr. Ayush, who have cleared JEE with a good percentile this year, and he would like to share his journey. So please, Ayush, please introduce yourself and मेरा नाम आयुष साहू है। मैंने अभी जेई मेंस दिया था तो उसमें मेरे 98.8 परसेंटाइल आए थे, और तो अभी मतलब मुझे एडवांस भी देना है और मेंस भी देना है, तो शायद ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी, क्योंकि अभी मतलब मुझे भी और अभी देना है एग्ज़ाम आगे। तो सर मेरे पास मतलब मोबाइल नहीं था, तो फिर वो मतलब शुरू से ही अच्छा था कि मोबाइल नहीं था तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, और मैंने इस पे मतलब ध्यान दिया था कि थ्योरी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और प्रैक्टिस पे ध्यान दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किए थे ताकि मुझे थोड़ी आदत पड़ जाए टेस्ट की। तो बस यही था कि मतलब मोबाइल नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, और जल्दी थ्योरी कंप्लीट करके और फिर टेस्ट पे ध्यान देने लगा था जल्दी। तो मुझे एक सिटिंग हैबिट अच्छी बन गई थी, और मतलब थोड़ा वो आ गई थी कि क्वेश्चन कैसे आने पेपर में, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दे दिए थे। तो यही था कि सर मतलब थ्योरी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ली थी और फिर टेस्ट देने का ज़्यादा टाइम था। थैंक यू सर। थैंक यू आयुष। और मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम चिन्मय है और मैं तुम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और वैसे तो मैं 9th 10th में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं चाहे वो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या मेंस और एडवांस के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मेरा नाम चिन्मय है। और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तुम लोग कुछ पूछना चाह रहे हो तो, और यहाँ पे इनफैक्ट जो भी मुझे देख रहे हैं व्यूअर, वो अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अभी मैं तुम लोगों से कुछ जानना चाहूँगा कि क्या तुम लोग कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई क्वेरी है, कुछ थॉट्स अपने रखना चाह रहे हो? हाँ, आओ तुम आओ। तो ये अक्षत पाठक हैं, ये हमारे साथ करीब 4 साल से जुड़े, जब से हमारा 9th क्लास से यहाँ पे पढ़ रहा है ना, नहीं 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अब 12th क्लास में आ गए। ठीक है, तो मुझे ये जानना है, देखो मेन तो वैसे तो तुम सब जानते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसी जर्नी रही है वो तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ तुमसे कि 11th क्लास में जो तुम्हारा कोविड के टाइम पे जो भी चीज़ हुई थी, ट्रांसफॉर्मेशन कहें या जो भी कहें, क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे गलतियाँ हुई हैं और कहाँ तुम इम्प्रूव करना चाहते हो? गलतियाँ तो काफ़ी बहुत सारी हुई हैं। इनफैक्ट कि सर ने बोला था कि ब्लफिंग की है मैंने, एक तरीके से टेस्ट दिए जाते थे वो मैंने चीटिंग करी थी। इनफैक्ट मैंने चीटिंग करी थी, हाँ, मेरे नंबर्स गलत थे एंड मैं क्लास में ध्यान नहीं देता था, जो कि बहुत सारे बच्चों ने किया था। बहुत सारी गलतियों सही बताऊँ तो इस साल मुझे बहुत इम्प्रूव करना है एंड कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस बहुत करनी है मुझे। थैंक यू अक्षत।
नवीन हमारे साथ तीसरे साल में एंटर हो रहे हैं, ये हमारे साथ 10th में आए थे। तो अब तुमने 11th क्लास में क्या गलतियां करी और तुम कहाँ इम्प्रूव करना चाह रहे हो, क्योंकि ये लास्ट जब मतलब हैमर रहेगा तुम्हारी लाइफ में 12th क्लास। सर पहले तो ये कि 11th में बिल्कुल एक भी ऑनलाइन क्लास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, पूरा एकदम डिस्ट्रैक्शन में था, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। टेस्ट भी मैंने एकदम सीरियसली नहीं लिए थे, जो मार्क्स थे उसके बाद कुछ उस टॉपिक पे वापस गया ही नहीं था कभी भी, इसलिए पूरा 11th का परसेंटेज भी पूरा बिगड़ गया। बस इस साल ध्यान देना है और थोड़ा अच्छा परसेंट स्कोर करना है। सुव्यांश, तुम्हें कुछ पूछना है? सो एनीवन if have any doubts can contact me. So thank you all for being the member of the Rosen family. And हम लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट बहुत रेयरली ही करते हैं, तो हमारे लिए तुम लोगों का जो तुम दूसरी जगह हम लोगों के बारे में बताओगे वही हमारे लिए ब्रांडिंग है हमारी है ना, वही हमारी एडवर्टाइजमेंट है। तो तुम जैसे कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो कल से तुम्हें क्या जो भी टाइम टेबल है वो तुम्हें मिल गया है, ठीक है, क्या रखना है तुम्हें, जो चीज़ें ध्यान रखनी है। ये ओरिएंटेशन का मतलब ही हम लोगों ने यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि सिंक्रोनाइजेशन में लेके आना। हो सकता है अभी तुम कोई धारणा लेके आ जाओ कि भाई यहाँ पे हम बस जाना है और लेके बैठना है, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी एनर्जीज़ को हमारी एनर्जीज़ को तुम्हारी एनर्जी से सिंक्रोनाइजेशन में लाना है। उस सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस को ही ओरिएंटेशन बोलते हैं कि भाई एक तरफ अलाइन हो जाओ सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव था इस पूरे सेशन का। आई होप कि तुम लोगों को कुछ जो भी डाउट्स हैं या जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है, हम लोग किस थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं, वो तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। और कल से अपन पूरी एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे 4 to 8। ओके, सो सी यू टुमारो। थैंक यू।